वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, मैनचेस्टर टेस्ट में पाकिस्तान एक मैच विनिंग पोजीशन में आके जब हारा तो फैंस के दिल तो वहां बहुत टूटे, लेकिन साथ साथ जो क्रिकेटर्स हैं और साथ साथ जो शायद पाकिस्तान टीम भी, उनके लिए भी बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इंग्लैंड जैसी टीम और वो भी ये इंग्लैंड टीम जो कि इस वक्त करंट ओडीआई वर्ल्ड चैंपियन है, क्या ये पाकिस्तान को दूसरे और तीसरे टेस्ट में कोई मजीद ओपनिंग देंगे? क्या ये टेस्ट मैच की जो हार है इसके बाद पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी और मैनेजमेंट है वो उस फाइटिंग स्पिरिट के साथ खेलते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि इस तरह की जो टेस्ट मैचेस की हार है, स्पेशली जहां एक सेशन बुरा खेलकर आप हारते हैं, ये बहुत बुरी तरह कॉन्फिडेंस को शैटर भी करता है। इसी पर बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में रमीज राजा साहब मेरे साथ इस वक्त लाहौर से स्काइप से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रमीज साहब। जी वालेकुम सलाम गफ्फार। रमीज भाई, यकीनी तौर पर जब चाय का वक्फा हुआ चौथे दिन, तो तब भी लग रहा था कि पार्टनरशिप लगने के बावजूद शायद हम एक विकेट दूर थे या 2 विकेट, उसके बाद 277 रन कभी भी हमने चेस नहीं करवाए हुए थे इन रीसेंट टाइम। तो ये जो शिकस्त है, इसका जो मैनर है, इसकी जो गलतियां हैं, ये कितना जो है वो हर्ट कर सकती हैं, और आपने क्या बुनियादी चीज जो है सर वो पिन पॉइंट की कि ये हार, इसकी वजह क्या थी? आपने 2-3 सवालों में पूरा मेरा ख्याल शो यही खत्म हो जाता है, क्योंकि क्रक्स ऑफ द मैटर यही है। देखिए, वो पाकिस्तान टीम ही क्या, मैं मानता हूं कि जो आपके दिल ना धड़काए। सो आखिर में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ टर्न्स और ट्विस्ट के बाद जो है वो हमारे हाथ में मैच आ जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। असल में 1 घंटा बैट के साथ और 1 घंटा बॉल के साथ ठीक नहीं खेले और मैच हार गए। और हो यही रहा है पाकिस्तान के साथ ऑफ लेट, खासतौर पे रेड टूर्स पे, कि 5 दिन हम एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते। 2 दिन अच्छे खेले, 2 दिन खराब खेले और एक्सपोज हो गए। सो पहले तो कंसिस्टेंसी लानी है, और फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी में भी प्रॉब्लम्स थे। जब प्रेशर पड़ा तो हम बिल्ड कर गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कि आप 5 दिन एक क्वालिटी की क्रिकेट नहीं खेलेंगे, काम नहीं बनेगा। देखिए, 3 दिन का टर्न अराउंड है, पहले इस टेस्ट मैच में और दूसरे में। सो जल्दी से सिस्टम से इस मैच को बाहर निकालना है, गलतियों से सीखना है और फिर दोबारा से अपने आप को तैयार करना है। बाहर क्या बहुत बड़ा चांस मिस किया है। ये बड़े कम मौके मिलते हैं इंग्लैंड में कि आप बैटल हार्डन ना हो, मैच रेडी ना हो, और फिर भी इतनी भरपूर परफॉर्मेंस पहले 2 दिन में ही कर दें कि इंग्लैंड को टांग दिया इन्होंने। मगर उसके बाद 2 सेशन की अच्छी बैटिंग चाहिए थी, बेसिक 100 रन लीड लेने के बाद। इसी तरह से 115 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए, 1 विकेट और हम दूर थे, मगर वही बात है कि हाथी निकल गया और पूंछ अटक गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा रमीज भाई। अगर हम देखें स्पेशली मिसबाह यूनुस के जाने के बाद ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, हमने बैटिंग में ज्यादा मैचेस वैसे गंवाए हैं। अगर आपको न्यूजीलैंड का टेस्ट याद हो, श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचेस, और वहां भी हम क्रम्बल हुए बिल्कुल टेंस सिचुएशन में। आपके दौर में सर जो टीम थी, वसीम, वकार, आप, सईद अनवर, इंजमाम, ये वो प्लेयर थे जिन्होंने सर हारे में मैच जितवाए हैं। ऑस्ट्रेलिया का कराची टेस्ट हो, इसके साथ साथ इंग्लैंड में 1-2 मैचेस जहां बिल्कुल लग रहा था कि मैच ड्रॉ होने जा रहा है। आपको लगता है कि कहीं मैं शायद ये ज्यादा एक हार्श वर्ड यूज ना कर रहा हूं कि हम शायद अपना जो बिलीफ है वो खो बैठे हैं कि हम मैच फिनिश नहीं कर सकते, या हमें मैच फिनिश करना आता नहीं है? टेम्परामेंटल इश्यूज हैं, बिल्कुल हैं, और जब आप जीतते नहीं हैं तो फिर बिलीफ भी चला जाता है, एग्रेशन भी खत्म हो जाता है। कई लोग ये मुझसे पूछते हैं कि वो पाकिस्तान का एग्रेशन कहां गया। बिल्कुल सही बात है, एग्रेशन हमारा डीएनए में है, बट वो बेतुका एग्रेशन नहीं आप एक तरह से विप अप कर सकते हैं, जाली किस्म का, क्योंकि आप मैच नहीं जीत रहे हैं। जब मैच नहीं जीतेंगे तो फिर एग्रेशन बेतुका सा है। सो ये सारी चीजें जो है ये फिर एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करती हैं कि हारते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। देखिए, हर टीम के एक तरह से अपस्विंग होते हैं जब उनके पास 6-7 बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आ जाते हैं और आप जीतना शुरू कर देते हैं, या इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ जाती है, प्लेयर्स में इंडिविजुअली टैलेंटेड होते हैं। सो वी वर फॉर्चुनेट के 90s एंड अर्ली 2000 में हमारे पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत थी, मगर फिर भी उस वक्त भी डगमगाते थे। ये नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा ही एक तरह से वर्ल्ड बीटर्स रहे हैं, मगर कम धचके लगते थे। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा असूल है कि आपको अगर टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करना है, 5 दिन ठीक खेलना है और दलेरी के साथ खेलना है समहाउ, और सिचुएशन को ठीक रीड करना। आई थिंक जो फर्क था इंग्लैंड और पाकिस्तान में और वोक्स और बटलर वर्सेस रेस्ट में, वो ये था कि उस प्लेयर ने बेहतरीन टैक्टिक्स अपनाए सिचुएशन को सामने रखते हुए, और फिर आपने हार्डली देखा होगा एक दूसरे से बातें करते हुए उनको, क्योंकि
पता था कि रोल क्या है, पता था कि अगर रिवर्स स्वीप यासिर को खेली जाएगी तो लाइन से भटक जाएंगे और पाकिस्तान प्रेशर में आ जाएगा और शायद इनको अटैक से हटा दे, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। सो पाकिस्तान को सिचुएशंस ठीक रीड करनी है, नंबर वन, फिर जीतने की तरफ अपना ध्यान लगाना है, क्योंकि जीत से बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है। देखिए, हारने से छोटी गलती भी मैग्नीफाई हो जाती है, और अगर अगर आप जीते हुए हैं तो बहुत बड़ी गलतियां भी छुप जाती हैं। तो पाकिस्तान को सबक लेना है जल्दी से। असल अली की कैप्टनसी पे रमीज भाई बात करते हैं, जो कि 2015 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें जब कप्तान बनाया गया और फिर ओडीआई क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की स्ट्रगल, फिर उनका जिस अंदाज से, मुझे उनके वर्ड्स याद हैं कि वो कह रहे थे कि उनकी बैटिंग या उनका खेल मुतासिर हो रहा है। सरफराज के जाने के बाद जब हमको टेस्ट कैप्टन लेकर आए, एक तो सर इस डिसीजन पे ऑब्वियसली अब तो पुरानी बात होगी, लेकिन आपको लगता है कि अजहर इस रोल में फिट इन हो सके हैं? होम सीरीज तो चले आसान थी, यहाँ अजहर की कैप्टनसी पर ना सिर्फ क्रिकेटर्स बल्कि आम शायकीन जो है वो बात कर रहे हैं कि जो टेस्ट में आप चौथे दिन चाय के वक्फे के बाद आपकी क्या प्लानिंग थी, आप किस तरह की बॉलर्स लेकर आए? यासिर को ठीक है रिवर्स स्वीप हो रहे थे, लेकिन आपके पास रन्स मौजूद थे। हारशा इंडियन कमेंटेटर्स कहते हैं कि 70 रन जब रहते थे लगता था कि ओपोनेंट कैप्टन या ओपोनेंट ने जो है वो शिकस्त तस्लीम कर ली थी। अजहर की कैप्टनसी को आप किस तरह अब तक रिव्यू किया आपने? देखिए, अजहर की कैप्टनसी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है उनकी फॉर्म के साथ। अगर कैप्टन बैट्समैन है और फॉर्म में है तो फिर कप्तानी भी फॉर्म में आ जाती है। और तो और जो आपके डीआरएस के डिसीजंस हैं वो भी आप बेहतर लेते हैं। पाकिस्तान ने डीआरएस भी ठीक नहीं लिए। सो ये सब एक तरह से नेगेटिविटी जो है वो आपके सिस्टम को टेक ओवर कर जाती है अगर आपकी फॉर्म ना हो। सो कप्तानी भी अजहर ने फिर वैसी की। देखिए, अगर आपने शादाब को खिलाया था तो उनकी सिलेक्शन जस्टिफाई होनी चाहिए थी, उनसे ज्यादा काम लेना चाहिए था। इसी तरह से ऑफ कटर्स, लेग कटर्स इस पिच पे फास्ट बॉलर्स करवा सकते थे, क्योंकि ऑकवर्ड बाउंस था, मिल सकता था, ड्राई पिच थी है। शाहीन शाह अफरीदी से जब ये पार्टनरशिप लग गई थी तो ये करवानी चाहिए थे 2-4 ओवर इस किस्म के। फिर मेरे हिसाब से असद शफीक को भी इस्तेमाल किया जा सकता था, ऑफ स्पिनर है वो, पार्टनरशिप ब्रेकर साबित हो सकते थे। और फील्ड प्लेसमेंट भी ठीक नहीं थी, क्योंकि एक वो जो डीप पॉइंट का फील्डर था यासिर शाह की बॉल पे स्पेशली, वो थ्रू आउट उनकी बॉलिंग स्पेल में रहा वो, और कम से कम 50 सिंगल्स वहां से निकल गए। तो अगर अजहर को समझ नहीं आ रही थी, और हो सकता है कि क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है तो आपकी समझ जो है वो कम आती है आपको फील्ड में। सो जो बाहर से एक पर्सपेक्टिव मिलता है थिंक टैंक को, उनको फिर एक हैंड्स ऑन सिचुएशन में अपने आप को डाल के और ग्लव्स भिजवा के इनको बताना चाहिए था कि वो डीप फील्डर को आप आगे बुला सकते हैं। असद शफीक से क्यों नहीं बॉल करवा रहे आप? शादाब को 2-4 ओवर और करवा दे, शायद उनकी फुल टॉस पे आउट हो जाता कोई, क्योंकि वो एग्रेसिवली खेल रहे थे उस पार्टनरशिप में। तो यासिर शाह को बदलना नहीं चाहिए था। अगर वही आपके ट्रम्प कार्ड थे तो फिर करने दे, उनको शॉट्स लगने दे। तो कहीं ना कहीं राउंड द विकेट रफ में से शायद वो बटलर स्वीप मार रहे थे, टॉप एज लगती आउट हो जाते। सो टेक्निकली पाकिस्तान को बहुत मार पड़ी है, और इसमें मैं समझता हूं कि थिंक टैंक को हैंड्स ऑन एक सिचुएशन में मिली थी, और उन्होंने भी इस सिचुएशन को रिट्रीव करने में कुछ खास किरदार, लगता है दूर से तो ऐसे लग रहा था कि नहीं किया। आपने ठीक कहा रमीज भाई, क्योंकि जब चाय का वक्फा हुआ तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि चले 15 से 20 मिनट आपको रीथिंकिंग के मिल गए हैं, एक पार्टनरशिप फुल फ्लो में है, आपको रीथिंकिंग का, रीप्लानिंग का मौका मिला। वकार यूनुस हैं, यूनुस खान हैं, मिसबाउल हक हैं, मुश्ताक अहमद हैं, और बॉलिंग करने चाय के वक्फे के बाद अब्बास आ जाते हैं, यासिर नहीं आते। तो ये तो लगता है कि कंप्लीट जो हमारा थिंक टैंक है यहाँ तो जिम्मेदारी को ही ले ले आकर। अजहर कहते हैं कि जी मैच हमारे हाथ में था, उस पार्टनरशिप ने हमें मैच से दूर। क्या ये एक आपके ख्याल में जो एक्सक्यूज है? बाकी रमीज साहब के साथ बाकी बातें डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो पार्टनरशिप है उस वक्त डिसीजन मेकिंग क्या थी और क्या थिंक टैंक हमारा इससे बेहतर रोल प्ले कर सकता था। ये तमाम बातें उनसे डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क लाया जैज़। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान
पाकिस्तान की मैनचेस्टर टेस्ट में जो शॉकिंग डिफीट उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ साथ पाकिस्तान के पास आने वाले 2 टेस्ट मैचेस के लिए क्या ऑप्शन होंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान रमीज राजा हमारे साथ मौजूद है। रमीज भाई, चूंकि बहुत ज्यादा उस सेशन पे, उस सेशन की हिकमत अमली पे बात हुई, और साथ साथ जैसा आपने खुद ये पॉइंट रेज किया कि इतना स्टार स्टडेड एक्सपीरियंस हमारा जो है वो थिंक टैंक है। पूरा दिन कमेंटेटर्स कहते रहे कि स्लिप हमारी डीप खड़ी है, रिजवान को थोड़ा आगे आने चाहिए। अगर आपको याद होगा तो वोक्स का एक कैच यासिर शाह की बॉलिंग पर 50-60 रन जब रह गए थे तब भी थोड़ा स्लिप में आगे गिरा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये ग्राउंड के अंदर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकती उस वक्त। अजहर अली जैसा आपने कहा इस वक्त कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन सर इतनी बड़ी हमारी मैनेजमेंट बैठी है बाहर। नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि मैं भी हैरान था, इसलिए कि पता चल जाता है कि कप्तान जब बैटिंग फॉर्म में नहीं है तो शायद कप्तानी भी उसकी जो है वो गर्दिश में है। सो फिर उसको क्लियर सिचुएशन दिखाने के लिए आपकी मदद करनी चाहिए थी। बिल्कुल, ग्लव्स, मैं कोट करता हूं ये बहुत दफा कि इमरान खान जब भी हम बैटिंग कर रहे होते थे खास तौर पे और कहीं गलत शॉट्स खेलते थे रूट पटान, तो फौरन 12th मैन ग्लव्स लेके आता था कि जी वो कह रहे हैं कि वो फील्डर वहां है, ये है, वो है। और जब मैं कभी आउट होके आता था तो फौरन मुझे कहते थे कि हमें पता ही चल रहा था तुमने आउट हो जाना है क्योंकि तुम ये शॉट्स खेल ही जा रहे थे। सो क्योंकि देखिए, अच्छा थिंक टैंक वही होता है कि जब डिजास्टर को होने से पहले रोक दे, ठीक है, और उसके लिए चाहे उसको ग्लव्स भिजवाने हैं, चाहे क्योंकि हमारा कल्चर ये है, ये इस टीम को अभी भी स्पून फीडिंग की जरूरत है। ये इंग्लैंड जैसा कल्चर नहीं है, क्योंकि वो जो पार्टनरशिप थी बटलर और उनकी वोक्स की, उसमें वो हार्डली उन्होंने बात की थी, इसलिए कि पता था रोल्स और सिचुएशन को इंटेलिजेंटली रीड कर रहे थे। बार बार जाके बात करने की उनको जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। मगर पाकिस्तान में इस टीम को स्पून फीडिंग की जरूरत है, और क्योंकि नए प्लेयर्स भी आए हुए हैं, कप्तान भी थोड़ा सा नर्वस था, तो जिसकी वजह से आई थिंक इतना बड़ा जो थिंक टैंक रखा हुआ है, हैंड्स ऑन जॉब इनको करनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और रमीज भाई, अगर बैटिंग की स्पेशली अगर हम बात कर लें, पहली इनिंग में यकीनी तौर पर शान मसूद ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली, फिर बाबर बहुत अच्छा खेल गए, शादाब ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन अगर हम ओवरऑल बैटिंग की बात करें, बहुत ज्यादा कंसर्न है सर इस बात पर कि अजहर और असद तकरीबन 70 टेस्ट मैचेस आपके दौर में या 90s में 70 टेस्ट खेलने वाला प्लेयर एक ग्रेटनेस की तरफ जा रहा होता था, उसको ऑल टाइम ग्रेट्स में शुमार किया जाना शुरू हो जाता था, उनकी एक स्टैंडिंग होती थी वर्ल्ड क्रिकेट में। अजहर असद के केस में आपको ऐसा नजर आता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं नजर आता, इसलिए कि सर्किट में इनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। जो पंडित्स हैं, जो गेम के बारे में बोलते हैं या लिखते हैं, वो जब पाकिस्तान का टूर होता है तो फिर इनका जिक्र होता है। अदरवाइज सर्किट में जैसे कि बाकियों का जिक्र होता है, विलियमसन का या कोहली का या बाबर आजम का होना शुरू है, वैसे बात नहीं है। सो इनको सोचना, इंट्रोस्पेक्शन पे जाना है कि क्या वजह है कि अभी तक हम उस तरह का तहलका खेज किस्म की कोई परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस नहीं कर सके हैं। तो ये इसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि पीछे से प्रेशर भी क्रिएट नहीं होता, क्योंकि जो नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं बैट के साथ, वो जो टैलेंट है वो भी ऐसा नहीं है कि जिससे कि पाकिस्तान फौरन जो है वो जो फेलियर्स हैं बैटिंग में उनकी छुट्टी करा दे। इसीलिए जो है इनको बहुत ज्यादा चांसेस मिलते हैं कि फेल हो रहे हैं फिर से खेलते हैं, फेल हो रहे हैं फिर से खेलते हैं, क्योंकि अगर आप 70 टेस्ट खेले हुए हैं और एवरेज जो है वो आपकी हाई 40s में नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं। और आप समझते हैं रमीज भाई कि एक टन है उनकी प्लेस तो चले कंफर्म है, इट्स अ वेरी अर्ली स्टेटमेंट, लेकिन क्या टाइम इज रनिंग आउट फॉर अजहर असद, स्पेशली असद के मामले में, चूंकि फवाद बाहर बैठे हैं। आपने खुद अपने यूट्यूब प्रोग्राम में जिक्र किया कि हैदर अली में पोटेंशियल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उनको 20 में भी शामिल करने की रहमत गवारा नहीं की। हमारे यहाँ फास्ट बॉलर तो सर हम ग्रूम कर लेते हैं, शाहीन है, नसीम है, जल्दी खिला देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के टूर पे मेन बॉलर बन जाते हैं। हम बैटिंग में सर ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहते या टैलेंट नहीं है? एक पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है, बॉलिंग में हम ज्यादा थोड़े से एक्सपेरिमेंटल हैं और बैटिंग में हम घबराते रहते हैं। 50-50 है, जैसे कि फुटबॉल है ना, बहुत सारे बैट्समैन का इंग्लैंड टूर पे 50-50, आगे खेले या पीछे खेले, उसी चक्कर में आउट हो जाते हैं। सो ये जो पॉलिसी है और सिलेक्शन है, ये और ज्यादा फोर्थराइट होनी चाहिए। आपको सम अप करना है बड़ी जल्दी से कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, और वहां पे रिप्लेसमेंट चाहिए तो रूथलेस किस्म का डिसीजन चाहिए, क्योंकि रेपुटेशन के बेस के ऊपर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं मिलती है, वो करंट फॉर्म पे मिलती है। सो आपको फिर प्लेयर्स और बल्लेबाज बनाने हैं, आप छोटा सा पोटेंशियल देखें और उसको 100% पोटेंशियल बनाए। अगर हैदर अली में पोटेंशियल है
सो उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, मुश्किल तो बेशक खिला दें। मुझे याद है कि जो मेरा पहली बड़ी इनिंग्स थी वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट थी चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में, नंबर 3 पे मुझे डाल दिया था, हालांकि उसमें जहीर अब्बास भी थे, जावेद मियांदाद भी थे उस टीम में, बहुत बैट्समैन थे। सो वो 3 पे खिला दिया। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं जल्दी से घबरा के आउट हो जाऊं या नाम बना दूं। सो नाम बनाया मैंने, मैन ऑफ द मैच बना वेस्ट इंडीज की उस वक्त तबाहकुन टीम थी। तो हैदर अली को घबराने की जरूरत नहीं है कि बड़ा टूर है और ये खेले हुए कम है, तो इसलिए हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अगर नसीम शाह के साथ एक्सपेरिमेंट किया आपने, शाहीन शाह अफरीदी के साथ यंग एज में एक्सपेरिमेंट किया है, तो जब आपको पता है कि बैटिंग में एक पोटेंशियल आपने जज कर ली हुई है कि इससे ज्यादा और जाने वाले आगे नहीं हैं 3-4 बल्लेबाज, और ये हमें शायद अवे टूर्स पे मैच ना आप जितवा सकें, तो क्यों नहीं आप वो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। बिल्कुल ठीक। और रमीज भाई, अब ऑब्वियसली नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, और साउथहैम्पटन जहां पर वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को शिकस्त दी 4 विकेटों से, जो इनका पहला टेस्ट खेला गया था। पाकिस्तान नहीं खेला साउथहैम्पटन में अब तक। तो एक तो ये प्रोपोजिशन कैसे देखते हैं कि जहां मैनचेस्टर में हमने शायद ये एक्सपेक्ट किया कि विकेट टर्न लेगी, हमने 2 स्पिनर्स खिला दिए, सिलेक्शन साउथहैम्पटन का जो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का टेस्ट था, वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स ने भी इसको डोमिनेट किया था, फिर वेस्ट इंडीज ने वहां इंग्लैंड को हरा के शायद ये बता दिया कि इंग्लैंड शायद पाकिस्तान से भी, अगर पाकिस्तान अच्छा खेले तो अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आप सेकंड टेस्ट के लिए क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं कंडीशंस के लिहाज से? देखिए, 2 ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास, या तो एक फास्ट बॉलर को ऐड करें शादाब की जगह पे, क्योंकि गेंद वहां पे इतना स्पिन नहीं होगा, या एक बैट्समैन को ऐड करें, इसलिए कि बैटिंग भी अंडर प्रेशर रही है इस टेस्ट मैच में, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में तो 160 की ये पिच नहीं थी। अगर थोड़ा सा जोर लगाते, कहीं 250-250 कर जाते सेकंड इनिंग्स में, तो इंग्लैंड को कंप्लीटली शट डाउन कर देना था इन्होंने टेस्ट मैच से। सो ये अब देखना ये है कि किस तरह से इस डिफीट के जो सोर पॉइंट्स हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको किस तरह से ये रीड कर रहे हैं। क्या इनको बॉलिंग में एक एडिशन फास्ट बॉलर की करनी है या बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। सो मैं अगर हूं तो मैं स्पिनर को तो नहीं खिलाऊंगा साउथहैम्पटन में, इसलिए कि वहां पे गेंद सीम करता है, तो शायद एक सीमर की आपको जरूरत पड़े। अगर सीमर नहीं है तो फिर एक बैट्समैन आप ऐड कर सकते हैं और शादाब को एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिला सकते हैं। मुझे तो इस चीज की भी समझ नहीं आई, मैं तो हैरान रह गया जब शादाब को नॉमिनेट किया कमेंट्स में। आई थिंक अजहर अली या किसी ने बात की थी कि ये बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर उनको बनाए, इसलिए कि ये स्क्वेयर टर्नर के ऊपर उनकी जरूरत थी कम से कम 15 से 20 ओवर्स करने की, और बैटिंग में हमें पता है उनकी पोटेंशियल अभी टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से एक लिमिटेड है। सो ये उनका रोल भी सही डिफाइन नहीं है, फिर इस्तेमाल भी ठीक नहीं हुआ। जो एडवांटेज मिलना चाहिए था 2 लेग स्पिनर्स के साथ, क्योंकि मुख्तलिफ थे दोनों, वो भी सामने नहीं हमने देखा। आपने बात की शादाब की रिप्लेसमेंट की, तो फवाद आलम बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं रमीज भाई। अगर बैटिंग की स्ट्रेंथ करने की बात करें, साद इफ्तिखार 20 में मौजूद हैं हमारे स्क्वाड में। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं फहीम अशरफ बीइंग एन बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद हैं, आप समझते हैं कि क्या हमारे लिए सूटेबल रहेगा? और स्पेशली जब हम देखते हैं कि रिजवान अगर नंबर 6 पे आ रहे हैं तो 7 पर हमारी बैटिंग बिल्कुल उसके बाद लॉन्ग टेल शुरू हो जाती है। क्रिस वोक्स मौजूद थे, नहीं रन करते, शायद ब्रॉड कर देते। हमारे पास यासिर शाह एक 10 सेंचुरी तो बना चुकी है, लेकिन हमारी टेल बहुत लॉन्ग है। क्या हमें बहुत ज्यादा इस पर परेशान होकर वाकई ऑलराउंडर खिलाना चाहिए, या आप समझते हैं नहीं बोल्ड स्टेप होना चाहिए कि हम शायद वहाब रियाज या किसी प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ चले जाएं? मैं तो बड़ा बिलीवर हूँ गफार के, आपको बॉलर्स जो हैं वो टेस्ट मैच जिताते हैं। सो बॉलिंग स्ट्रॉन्ग आपकी होनी चाहिए, और उसमें अगर एक्स्ट्रा ऑप्शन भी बनता है तो कोई मजायका नहीं। असल में ये मैच जो, जैसे मैं फिर से कहूँ, ये कोई टेल एंडर्स की खराब बैटिंग से नहीं हारे हम। ये स्ट्रैटेजी खराब थी, उसके बाद हम बैटिंग ठीक नहीं की सेकंड इनिंग्स में, एक घंटा हमने गलत खेला टेस्ट मैच में और फारिग हो गए। सो इतनी ज्यादा अलार्म बेल्स नहीं बजनी चाहिए। अफसोस तो इसलिए हुआ है क्योंकि हाथ में था मैच और निकल गया, मगर वही पॉइंट है कि जो प्लस पॉइंट्स हैं उनका भी सामने जिक्र जरूर होना चाहिए। मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि अगर शादाब, अगर आप समझते हैं कि स्पिनिंग ट्रैक नहीं है, तो फहीम आप ऐड कर सकते हैं उनकी जगह। और बैटिंग में आपको देखना है आबिद अली का, फॉर एग्जांपल आबिद अली मुझे पसंद है, मगर जिस तरह से उन्होंने शॉट चला दी, एक ऑकवर्ड ऑफ स्पिन उनको बॉल हुआ। सो टेम्परामेंट के क्या इश्यूज हैं उनको, क्या हैं? क्या आप समझते हैं कि वो सेकंड टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, या यहाँ पे चेंज करके इमामुल हक को खिलाना चाहिए, या इमामुल हक को एज नंबर 3 पे लेके आना चाहिए, या अजहर अली की बैटिंग पोजीशन क्या है?
मुझे नहीं लगता नंबर 3 उनको खेलना चाहिए, बाबर आजम को 3 पे खिलाएं, क्योंकि बाबर आजम आपकी टीम के बेस्ट बैट्समैन है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे पाकिस्तान के दिमाग लड़ने चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा नवीस भाई, पॉजिटिव चीजें हैं जैसे कि शान की परफॉर्मेंस थी, लेकिन ऑब्वियसली थोड़े से अनलकी भी रहे, लेग साइड डिफ्लेक्शन हुआ। साथ यासिर शाह ने पहले इनिंग्स में बहुत इंपैक्टफुल बॉलिंग की, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, पहले चले बैटिंग की बात करते हैं। समझते हैं कि शान के रन्स, उसके बाद फिर बाबर की एक इनिंग में परफॉर्मेंस, ये एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो दे रही है इन दोनों को, लेकिन फिर रिजवान, असद, अजहर, ये नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं। देखिए सबसे बड़ा नेगेटिव मेरे लिए सेकंड इनिंग्स में था कि 20-20 रन के स्टार्ट्स मिले थे 3-4 बैट्समैनों को, और वहां पे 20 से कोई नहीं कह रहा था 120 कर दें, क्योंकि अगर वहां 20 से 60 भी कर जाते दो बैट्समैन तो काम पाकिस्तान का पूरा था। इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल फंस गए थे, क्योंकि 277 भी खैर मेरे हिसाब से इस बॉलिंग लाइनअप जो पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच के लिए खिलाई थी परफेक्ट था, इसलिए कि गेंद स्पिन गई, बड़े दो नाम स्टोक्स और रूट को आपने आउट कर दिया। सो वोक्स तो एक ऑलमोस्ट टेल एंडर है, उनसे इतने स्कोर करा देने और इस स्पीड से करा देने, तो यहाँ पाकिस्तान ने मार खाई है। ठीक है, साथ साथ अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि हम बॉलिंग के अंदर तो रमीज भाई काफी जो है वो चेंजेस और एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अब्बास, शाहीन और जो नसीम शाह है, आप इनकी परफॉर्मेंस आप समझते हैं सेटिस्फैक्ट्री है, और जहां थोड़ी सी कंडीशन फास्ट बॉलर्स की ज्यादा होंगी, है ये ऐसा अटैक जो आपको मैच जिता सके? देखिए रोल्स तो है इनके, अब्बास नया बॉल सबसे अच्छा करते हैं, इसलिए कि इतना खिलाते हैं, और फिर इन स्विंग उनका जो बैट पे बॉल करते हैं पक्का करके बहुत आला बॉल है। मगर उसके बाद जब पिच सीधी होती है तो फिर अब्बास को भी थोड़ा सा मॉड्यूलेट, जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा अपने आप को रीडिस्कवर करना है कि अब मैं क्या करूंगा। शायद फील्ड पोजीशन जो है वो भी थोड़ी सी उसमें तरतीब मुख्तलिफ होनी चाहिए, शॉर्ट कवर, शॉर्ट मिड विकेट, ऑफ कटर, ये इन चीजों के ऊपर पाकिस्तान ने पहले मैच में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हालांकि ड्राइव पिच थी, गेंद रुक सकता था, जल्दी से ड्राइव मारते और वो एग्रेसिव खेल रहे थे वो जो पार्टनरशिप में। सो कहीं बॉल हवा में शॉर्ट कवर पे आउट हो सकते थे, ऑफ एन ऑफ कटर या शॉर्ट मिड विकेट पे हो सकते थे। फिर नसीम शाह को बाउंसर करने हैं, 90 माइल्स एन आवर है, एक आधा तो आप तुनका लगाए ना, क्योंकि पेस जो है उसकी रिस्पेक्ट होती है। सो उनको अगर आप अब्बास की तरह कहेंगे बॉलिंग करें तो वो फॉर अ लिटिल मैन तो ठीक है कि आपको कंट्रोल देने के लिए नसीम को आपने ये रोल दे दिया है, मगर अगर आप ओवरऑल उनके डीएनए को अल्टर करेंगे और चेंज करेंगे और कहेंगे नहीं आपने बाउंसर नहीं करना, तो ये ज्यादती हो जाएगी। क्योंकि आर्चर का जो एक जिससे कि वो धाक बिठाते हैं बैट्समैन पे, वो बाउंसर है, उनको इस्तेमाल ही करते हैं कि 2 बाउंसर के बाद गेंद आगे करें और उनको विकेट मिल जाती है। सो ये हर सेशन जो है वो चैलेंजेस प्रेजेंट करता है बॉलिंग और बैटिंग के हिसाब से। सो आपको उसी हिसाब से चेंजेस लानी है अपनी अप्रोच में। तो मैं समझता हूं कि ये जो नसीम शाह को इस्तेमाल करना है एज एन एग्रेसिव वेपन। शाहीन शाह अफरीदी के पास इन स्विंग है, आउट स्विंग है, लंबे कद के हैं, चेंज ऑफ पेस, आपकी जब पार्टनरशिप लग जाती है तो आपको ऑलमोस्ट अपना मोड बदलना पड़ जाता है, और उनको ज्यादातर राउंड द विकेट ही आना चाहिए, सॉरी ओवर द विकेट आना चाहिए। तो ये एंगल्स हैं जो कि जिन पे ये काम कर सकते हैं। ठीक है, पुरान में सर एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो बेन स्टोक्स जो हैं वो रूल्ड आउट हुए, ये कितना इंपैक्ट आ सकता है पाकिस्तान के लिए आने वाले टेस्ट मैचेस में? और फिर इंग्लैंड की जो टीम है उसके एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जैसे रमीज भाई ने भी कहा कि 1 घंटे की खराब बैटिंग और बॉलिंग के बायस पाकिस्तान टेस्ट से बाहर हुआ, लेकिन इंग्लैंड ने भी चांसेस और ओपनिंग्स पाकिस्तान को दिए। उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुश आमदीद। तो ब्रेक से पहले हमने पाकिस्तान टीम की जो एनालिसिस है, वीकनेस, स्ट्रेंथ और फिर जो गलतियां की उनका हमने तफसीली जायजा लिया। रमीज भाई, इंग्लैंड की टीम ने भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट हारे, इससे पहले भी उनका पैटर्न रहा है, यहाँ उन्होंने तकरीबन हमें चांस दे दिया था लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर सके। इंग्लैंड की आप इस वक्त करंट जो फॉर्म है, जिस तरह उन्होंने मैच जीता है, उसके बाद उनकी क्या पोजीशन होगी? फिर जो बेन स्टोक्स नहीं होंगे अगले दोनों टेस्ट मैचेस में, ठीक है उन्होंने पहले टेस्ट में रमीज भाई इंपैक्ट नहीं डाला, बट ही समवन जो कहीं भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकते थे अगले 2 टेस्ट मैचेस में, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए बेन स्टोक्स के जाने से कॉम्बिनेशन हिल जाता है, बेहतरीन लिंक है बिटवीन बैट एंड बॉल, चाहे उन्होंने एक पिछले मैच में कुछ खास ना किया हो, मगर फिर भी उनकी प्रेजेंस से जो है आपके कम से कम 20 मिनट तो टीम मीटिंग बेन स्टोक्स लेते हैं ऑपोजिशन के, इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। सो वो मिस तो उनको बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो
मैजिक है उनके जो परफॉर्मेंस में, और जिस फॉर्म में है आजकल, पीक पे है। सो पीक पे टेस्ट मैच मिस करना जो है उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, और टीम जो है वो हिल जाती है, क्योंकि ये लिंक जो है ये अब वो खत्म हो गया है बैट और बॉल के बीच में। फायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान टीम को इनकी मिसिंग का। देखिए फायदा तो मिलेगा जरूर, इसलिए कि जो भी नया प्लेयर आएगा वो थोड़ा सा तो उसमें हिचकिचाहट होगी और टाइम लेते हैं सेटल होने में। इंग्लैंड के देखे ये जो बैटिंग लाइनअप है ना, ये बीटेबल है। ये ना एस्थेटिकली कोई अच्छे दिखते हैं ये खेलते हुए, ओपनर्स जो हैं वो, मतलब है मैं अगर पैसे दे के बिल्कुल ना इन दोनों को देखने जाऊं, इसलिए कि ऑकवर्ड स्टाइल है दोनों का और फंसते हैं टेक्निकल एतबार से भी। तो मेरा तो ये ख्याल था कि स्टोक्स और रूट को अगर आप आउट कर लें तो प्रेशर डाल देंगे, मगर उनको आउट करने के बाद भी पाकिस्तान ने मिस द प्लॉट जिसको कहते हैं अनफॉर्चुनेटली। सो ये टीम इसलिए प्रेशर में आ सकती है इंग्लैंड की, क्योंकि बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग नहीं है और आपको पहली इनिंग्स में रन्स चाहिए, और देखें इन्होंने रन्स नहीं किए थे इंग्लैंड, जिससे कि मैच इनके हाथ से निकल गया था। तो पाकिस्तान बिल्कुल ये मत सोचें कि वापसी नहीं कर सकते हैं, इनकी भरपूर वापसी हो सकती है। सिर्फ जो नाजुक मराहल होते हैं ना मैच में, एक तो वो बेहतर रीड करें और फिर अपने आप को अप्लाई करें, और ये मत सोचें कि आप हार जाएंगे या कुछ नेगेटिव हो जाएगा। अपने में जरा सेल्फ बिलीफ रखें, और जो सिचुएशन जब समझ नहीं आ रही है तो इतना जो बड़ा इंपॉर्टेंट जबरदस्त थिंक टैंक रखा हुआ है उससे रजू करें, बेशक मैच के दौरान रजू करें, तो आपकी चीजें खासी हल हो जाएंगी। पाकिस्तान को मोस्टली यही अपनी फॉर्म दिखानी है जो उन्होंने पहले 2 दिन दिखाई थी, और इस शिकस्त से जैसे मैंने कहा कि दो घंटे गलत खेले हैं, सो 2 घंटे आउट ऑफ 4 डेज ऑफ क्रिकेट, इतना भी बड़ा इन्होंने गुनाह नहीं किया है। मेरे ख्याल से वापसी हो सकती है। चले, ये अगर आप कह रहे हैं तो फिर हम जरूर ट्रस्ट करेंगे रमीज भाई, जो कि पहला टेस्ट हारने के बाद इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की टीमें बड़ा कम चांस देती है। इसी तरह इनकी बॉलिंग की अगर हम स्ट्रेंथ देखें सर, तो जेम एंडरसन इतने बड़ा नाम होने के बावजूद उनकी रिटायरमेंट पे बात हुई तो वो कह रहे थे कि शायद अगर मैं जिस तरह बॉलिंग मैंने पिछले हफ्ते की है अब की, तो शायद मेरा डिसीजन मेरे हाथ से निकल के मेरे सिलेक्टर्स के पास जाएगा। ये जो स्क्रूटनी है सर इंग्लिश क्रिकेट में या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के अंदर, कि जेम एंडरसन जैसा बॉलर परफॉर्मेंस ना होने के बाद खुद एडमिट कर लेता है या वो कहता है कि मेरी प्लेयर्स इन डेंजर है। इसी से अगर हम अटैच कर लें सवाल को, इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ, और अब साउथहैम्पटन में जब आर्चर, एंडरसन, ब्रॉड इकट्ठे बॉलिंग कर रहे होंगे। नहीं, स्ट्रेंथ तो बेइंतहा अच्छी है इंग्लैंड की, और एंडरसन देखे वो इतना तो उन्होंने किया है, उनके नाम पे एक एंड है बॉलिंग का वहाँ ओल्ड ट्रैफर्ड में, सो वो लेजेंड है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सो इतना तो उनके पास हक होना चाहिए कि बता सके कि कब वो क्रिकेट छोड़ रहे हैं, रादर देन बूट हिम आउट। मगर इंग्लैंड में हिसाब किताब मुख्तलिफ होता है। वो जोफ्रा आर्चर जो है, उन्होंने प्रोटोकॉल थोड़ा टेस्ट मैच में उनको बाहर कर दिया गया कि दूसरों की जिंदगियां आपने जो है वो एट स्टेक रख दी। तो वहाँ के जो नॉर्म्स हैं और वहाँ के जो रूल्स हैं वो बहुत डिफरेंट है, और काश हम भी उनसे कुछ सीख सकें, बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे गेम सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद इंडिविजुअल्स आते हैं। सो अगर आपका मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट ग्रो करे तो उसमें फिर हार्ड डिसीजंस लेने हैं, उसमें परफॉर्मेंस दिखानी है, जैसे कि एंडरसन एंड कंपनी दिखाते हैं। शान मसूद बहुत अच्छा खेले, और मैं खास तौर पे इसलिए यहाँ पे उनका नाम मेंशन दोबारा से करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि फना कर देते हैं लेफ्ट हैंडर से, उनके खिलाफ बहुत अच्छी बैटिंग। तो अगर हमारा ओपनिंग सेटल हो जाती है, चले एटलीस्ट एक ओपनर तो फॉर्म में है, उससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि एंडरसन को अगर विकेट ना मिली और ब्रॉड को फिर से अच्छा खेल गया शान मसूद, तो उनका हवा भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, और फिर थोड़ी सी कहानी आसान हो जाती है, क्योंकि आर्चर का बाउंसर अगर आपने टक कर दिया तो फिर वो ऑलमोस्ट 50% बॉलर रह जाते हैं, और वो अच्छे बॉल करते हैं। इंग्लैंड में उनका एंडरसन जितना अच्छा रिकॉर्ड है। सो आप ध्यान से पार्टनरशिप लगाएं, और यही मैं बार बार एक चीज प्रीच करता हूं कि जब बैट्समैन एशिया से, पाकिस्तान से इंग्लैंड जाएं तो मत समझे कि आप सेटल हो गए, चाहे आप 50 पे खेल रहे हैं या 100 पे खेल रहे हैं, कि कुछ ना कुछ गेंद हिलता है। सो पहले रिस्पेक्ट दें कंडीशंस को, और ये सोचें कि ये गेंद हिलेगा, और जितना लेट खेल सकते हैं खेलें, मगर कंडीशंस को रिस्पेक्ट देनी। आपने देखा बाबर आजम सेट 69 पे आते साथ ही अगले दिन उन्होंने ड्राइव मार दी थिंकिंग कि मैं सेट हूं, मगर ऐसा होता नहीं है। इंग्लैंड में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और चाहे आपने 70 किया हो या 10 किया हो, आपकी अप्रोच जो है बैटिंग की वो एक जैसी होनी चाहिए कि एहतियात पहले और फिर अटैक। ठीक है रमीज भाई, इसके साथ साथ जो ट्विटर पे कुछ फैंस हैं जिनसे मैंने पूछा था कि अगर वो कुछ सवाल आपसे करना चाहे, तो ज्यादातर ने बात की फवाद आलम के हवाले से कि
उनको चांस नहीं मिलता या कोई ना कोई हर सीरीज में, अब तो वो स्क्वाड में मौजूद है मुसलसल तीसरी सीरीज से, लेकिन 11 में नहीं आ पा रहे। ये फवाद आलम का जैसा मामला है, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे और आपको लगता है कि आइंदा 2 टेस्ट मैचेस में उनकी प्लेस बन सकती है, ये बननी चाहिए? कई दफा मुझे बड़ी हंसी आती है फवाद आलम के केस पे, इसलिए कि मैं किसी से बात कर रहा था कि असद शफीक ने 70 टेस्ट खेले हैं और उनका इतना नाम नहीं लेते लोग जितना फवाद आलम का लेते हैं, जिन्होंने 4-5 टेस्ट मैच खेले। सो कई दफा ना खेल के भी आप नाम बना जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में ही ऐसा होता है। मगर मेरे ख्याल से उनका ड्यू बनता है। उन्होंने 50 की एवरेज है उनकी फर्स्ट क्लास में और 34 साल की उम्र अब हो गई है। देखिए वो जोबन पे नहीं है, कुछ 26 साल के लड़के नहीं है वो। सो अब नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे, मेरा सवाल ये है। ठीक है, जमीर साहब के साथ हमारी डिस्कशन जारी है। प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में जो और इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं, स्पेशली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की स्टैंडिंग, फिर आईसीसी वनडे सुपर लीग भी शुरू हो रही है, इन तमाम मामला पे जमीर साहब की राय लेंगे इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान रमीज राजा हमारे साथ मौजूद हैं और आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए कुछ सवाल आए हैं। रमीज भाई, सबसे पहले तो लोग आपकी फाइनल 11 या चेंजेस जानना चाह रहे हैं कि साउथहैम्पटन टेस्ट में पाकिस्तान टीम की 11 और चेंजेस आप क्या जो है सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, मुश्किल सवाल है क्योंकि पिच देखे बगैर तो मैं तुक्का ही चला सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शादाब को शायद बेंच करना पड़ जाए, इसलिए कि वहां पे गेंद स्पिन नहीं होना है। सो अब पाकिस्तान को ये देखना है कि क्या इमाम उल हक को वो लेके आए, बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करें। सो जो मैं डिस्कशन करूंगा इस वक्त, अगर मैं इस थिंक टैंक का हिस्सा होता, इमाम उल हक 3 ओपनर्स खिलाएं क्योंकि गेंद सीम करेगा साउथहैम्पटन में, और इंग्लैंड के वेपन को नलिफाई करने के लिए जो है वो आपके पास 1, 2, 3 नए बॉल के अच्छे प्लेयर्स होने चाहिए, या फिर फहीम अशरफ को लेके आए ऑलराउंडर और थोड़ी सी बैटिंग कर लें, वो स्ट्रेंथन कर देंगे लेट में समझे टेल को। और भाई अगर इमाम को इंक्लूड करते हैं तो नंबर 3 पे खिला के अजहर को नंबर 4 पे लाएं, यही आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा ये ख्याल था कि आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाएं, या वो 6 पे खिलाएं, 7 पे, या फिर आप नंबर 3 पे खिलाएं। ठीक है, साथ रमीज भाई, आखिर में जरूर मैं आपके ख्यालात जानना चाहूंगा, क्योंकि इस पर दुनिया में इस साल वर्ल्ड T20 नहीं हो रहा, तो आईपीएल की बहुत बात हो रही है और आज तो वहाँ गवर्नमेंट ने उनकी इजाजत भी दे दी। पाकिस्तानी प्लेयर्स रमीज भाई नहीं खेलते और आप इंटरनेशनली बहुत टूर करते हैं, बहुत ज्यादा आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो है वो जर्नी रहती है। पाकिस्तानी प्लेयर्स का यहाँ ना खेलना, और अब तो वर्ल्ड कप भी नहीं हो रहा, पूरी दुनिया जमा होगी, अभी तो इतना इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा, जब ये लीग होगी तो ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट आता है। इस बार तो हो भी यूई में रही है। पाकिस्तान पर आपके क्या कमेंट्स है और ये कितना आप समझते हैं कि अफसोसनाक है कि क्रिकेट के अंदर ये चीजें हो रही हैं? देखिए, जब PSL नहीं था तो मैं उस वक्त भी ये कहता था कि पाकिस्तान को अपनी लीग शुरू करनी चाहिए, इसलिए कि दूसरे के रहमो करम पे नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपकी जो एक सेंस ऑफ सेल्फ है ना, उसको ठेस नहीं लगनी चाहिए। सो अगर नहीं खिलाते हैं तो हमें ये अज्यूम करना चाहिए कि उनका लॉस है, हमारा लॉस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बेहतरीन T20 का व्हाइट बॉल का टैलेंट है। सो मैं सिचुएशन को ऐसे देखूंगा, एंड थैंक गॉड फॉर PSL, इसलिए कि आपने अपने प्लेयर्स को इज्जत दी है, प्लेटफॉर्म दिया है और आपको नया टैलेंट भी मिल रहा है। सो हमें घबराना नहीं चाहिए कि वो IPL में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है, उनका लॉस है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और आखिर में रमीज भाई, टीम मैनेजमेंट हमारी काफी मजबूत है, आखिर में पाकिस्तान टीम के नाम आपका कोई पैगाम कि किस तरह हमने इस डिफीट से ओवरकम होकर नेक्स्ट 2 मैचेस पर फोकस करना है? देखिए, आपको पहले तो ये तैयार करें कि हर दिन जो है वो एक जंग है और आपने स्टैंडर्ड एक मेंटेन करना है टेस्ट मैच में। दूसरा ये सोचें कि आपने 70% मैच अच्छा खेला है, 30% जो है वो आप एक घंटे की खराब बैटिंग और बॉलिंग से फारिग हो गए। सो इसको दिल पे नहीं लगाना है। शुक्र है कि टर्न अराउंड बड़ी जल्दी है, 3 दिन के बाद फिर मुकाबला। सो सिस्टम से निकालें इस डिफीट को और नई बिगिनिंग है, नया दिन होगा, नई सिलेक्शन होगी और आपके पास प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है टू परफॉर्म एंड बिकम हीरोज। इंग्लैंड की सीरीज सारी दुनिया देख रही है, आपके पास हीरो बनने का चांस है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने का चांस है। यू ऑलमोस्ट डिड इट। बस थोड़ा और जोर और पॉजिटिव रहे, स्ट्रैटेजी ठीक ठाक होनी चाहिए, सिलेक्शन ठीक ठाक
दलेरी, जैसे कि दो चीजें मैं मेंशन कर दूं जाते जाते जो बहुत अच्छी की पाकिस्तान ने पिछले मैच में। एक टॉस जीत के जो बैटिंग की, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया ऑपोजिशन को कि हम घबराने वाले नहीं हैं, आप आपके नए बॉल से और फ्रेश पिच पे बैटिंग करने के लिए। और दूसरा, टीम सिलेक्शन शानदार थी, लेग स्पिनर एक एक्स्ट्रा ऐड किया, बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग किया, कंडीशंस ठीक रीड की। सो इसी तरह से जाएं, कंडीशंस को ठीक रीड करें, बी पॉजिटिव और सिस्टम से डिफीट को निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज भाई, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम, जैसा आपने कहा कि इस डिफीट को दिल पर नहीं लेगी बल्कि दिलो जान से अगर हम तैयारी करें और थोड़ा सा और हौसला पैदा करें तो इस इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान हरा सकता है। साउथहैम्पटन में जहां 13 अगस्त से दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है, वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 1 महीने पहले शिकस्त दी थी, तो शायद ये पाकिस्तान को मोरल बूस्ट के लिए ये एक एलिमेंट भी दिखाई देना चाहिए। पुराना रिप्ले देखने का शुक्रिया। आज रिप्ले के हैशटैग के दिए ट्विटर फेसबुक पे आप अपने सवाल फीडबैक भेज सकते हैं। कल पुराना रिप्ले में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।